हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी को, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ये हमारी पहली क्लास है सीडीपी की, और मैं अल्टरनेट डेज पे आपको साइंस की वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उनको आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए और अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए, जो सीडीपी है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े मिलते हैं और टाइम आपके पास में एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। तो आपको इतनी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत फास्टली क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सीडीपी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा आज का कोहलबर्ग, ठीक है। तो कोहलबर्ग को समझते हैं। देखिए, जो कोहलबर्ग है इनका फुल नेम है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रोपाउंड किया था। और इन्होंने क्या किया था, और अपने जो इनकी जो थ्योरी थी उसमें इन्होंने जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको एक सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसलिए इसमें इन्होंने क्या किया था, 3 लेवल दिए थे और इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी। तो ध्यान रखना है, इन्होंने इनके लेवल 3 थे, ठीक है, 3 लेवल थे इनके, और जो स्टेजेस थी वो इनकी 6 थी, यानी कि 3 स्तर थे और 6 स्टेजेस थी। दैट मीन्स कि इनकी जो अवस्थाएं हैं वो 6 थी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। कोहलबर्ग के जो नैतिक सिद्धांत हैं, कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला है मॉरल रियलिज्म। इन्होंने क्या क्या बताया, तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो मॉरल रियलिज्म होता है वो क्या है। तो ये जो मॉरल रियलिज्म है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। फिक्स्ड और रिजिड होते हैं। क्या, जो मॉरल रियलिज्म में इन्होंने बताया कि जो रूल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे और रिजिड होंगे। वी कैन नॉट ब्रेक द रूल्स, ठीक है, यानी हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर इनको हम इन नियम्स को, यानी कि इन रूल को अगर हम तोड़ेंगे, इन रूल्स को तोड़ते हैं, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप ट्रैफिक, हाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है, यदि आप ट्रैफिक सिग्नल के नियम को तोड़ते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, ठीक है। तो एग्जांपल इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। मॉरल रियलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ़ यू ब्रेक द ट्रैफिक signal rules you get punishment, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इनके रूल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर रूल आप लिख लेना। रूल्स कैसे होंगे, फिक्स्ड और रिजिड होंगे। इनको तोड़ने पर आपको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। आई होप ये मॉरल जो रियलिज्म है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉरल कॉरपोरेशन की। देखिए, अब मॉरल कॉरपोरेशन में क्या होता है, कॉरपोरेट, अब कॉरपोरेट से ही पता चल रहा है कि नैतिक सहयोग, हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नैतिक सहयोग। अब नैतिक सहयोग में यदि आपका इरादा सही है तो आप नियम तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है, आपका जो इरादा है, यानी इफ़ योर इंटेंशन इज़ राइट यू कैन ब्रेक द रूल्स। समझ में आया आपको? अगर आपकी इंटेंशन सही है तो उनको आप नियम को तोड़ सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा कि यदि आप एम्बुलेंस को गुजरने की अनुमति देकर ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स को तोड़ सकते हैं। तो इसमें जो हम मॉरल रियलिज्म में समझते हैं, यहाँ पर इंटेंशन राइट हो तो हम ब्रेक कर सकते हैं रूल्स को। तो इसका एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा, सिंपल सा इजी सा लिख देते हैं,
पास द एम्बुलेंस, ठीक है, यानी कि हम एम्बुलेंस को क्या कर सकते हैं, पास करवा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी इंटेंशंस राइट हैं, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम नैतिक सहयोग का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा मॉरल कॉरपोरेशन। अब बात कर लेते हैं मॉरल डिलेमा की। अब मॉरल डिलेमा क्या होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो जो भ्रम होता है उसको ही आप क्या कहते हैं, डिलेमा कहते हैं। क्या है जो कन्फ्यूज़न आपको हो रही है, जो कन्फ्यूज़न अभी मैंने आपको बताया मॉरल डिलेमा, डिलेमा का मतलब ही है कन्फ्यूज़न, ठीक है, डिलेमा का मतलब ही है कन्फ्यूज़न। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कन्फ्यूज़न बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि मॉरल डिलेमा में जो कन्फ्यूज़न होती है सही और गलत की, वो हमारा क्या है, मॉरल डिलेमा है। अब इसका एग्ज़ाम्पल कैसे समझते हैं, देखिए इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं बहुत अच्छा सा, कि आपको चूज़ करना है, एक ही दिन आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है और उसी दिन आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन सा एग्ज़ाम दें। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक ही दिन दोनों पेपर पढ़ रहे हैं और आपके पास में दुविधा है, यानी डिलेमा है, यानी आप समझ नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही कि कौन सा एग्ज़ाम हम दें। आई होप ये समझ में आ गया होगा मॉरल डिलेमा। एक और एग्ज़ाम्पल इसका ले सकते हैं कि एसएससी और मान लीजिए एक ही दिन आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का है, और उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो गया टीचिंग एग्ज़ाम है आपका, उसी दिन आपका कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, तो आप उसमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि इनमें से कौन सा एग्ज़ाम मैं दूं, क्योंकि एक ही दिन पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये जो कन्फ्यूज़न है उसको ही हम मॉरल डिलेमा कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात कर लेते हैं मॉरल रीज़निंग की। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी समझने में, बट आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये आपका जो प्रोसेस होता है इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर रिज़ल्ट की बात होती है, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे नैतिक तर्क। अब तर्क, रीज़निंग आई है तो तर्क या सही है और गलत के प्रश्न के निर्णय में जो निर्णय यानी रिज़ल्ट होता है शामिल एक सोच प्रक्रिया है। अब सोच प्रक्रिया है, इसको कैसे समझते हैं, इट इज़ ऐसे समझ सकते हैं इसको आप इंग्लिश में भी, अगर आपको हिंदी नहीं समझ आ रही है, इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक तो रिज़ल्ट हो गया हमारा, हम कहेंगे कि कोई रिज़ल्ट आ रहा, तर्क शक्ति जैसे रीजनिंग है तो रिज़ल्ट होगा, और क्या कंक्लूजन निकल रहा है यानी थिंकिंग हो सकती है, और उसके अलावा हम यहाँ पर किसकी बात कर, अभी हमने बताया जजमेंट की बात होगी, किस चीज़ की, जजमेंट की। तो इस तरीके से मॉरल रीजनिंग में ये हो जाएगा। हिंदी में बता देती हूँ इसके एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, इसका एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा, वोट फॉर द राइट पॉलिटिशियन इज़ मॉरल रीजनिंग। तो ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा राइट पॉलिटिशियन यानी कि सही राजनेता को वोट देना नैतिक तर्क है। ये एक तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉरल रीजनिंग का एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी मॉरल रियलिज़्म की। मॉरल रियलिज़्म जो है इसमें रूल्स होते हैं जो कि फिक्स्ड और रिजिड होते हैं। अगर इनको आप तोड़ते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी अगर इन रूल्स को आप तोड़ते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यानी अगर आप ट्रैफिक रूल्स जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो उनके लिए आपको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट मैंने बताया मॉरल कॉरपोरेशन। तो मॉरल कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि अगर हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, यानी कि राइट इंटेंशन है हमारी, तो हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि हम एम्बुलेंस को पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉरल कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी मॉरल डिलेमा की। तो मॉरल डिलेमा एक तरह से कन्फ्यूज़न है, राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बीच में जो कन्फ्यूज़न होती है उसको हम मॉरल डिलेमा कहते हैं। यानी कि अगर एक ही दिन हमारा यूपी टेट का और उसी दिन सी टेट का एग्ज़ाम है तो उन दोनों में से हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि कौन सा एग्ज़ाम हम दें।
ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट में मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल रीजनिंग में हम बेसिकली ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारी तर्क शक्ति पे बेस्ड होता है, यानी कि ये थिंकिंग प्रोसेस होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो रिजल्ट, थिंकिंग, जजमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉरल रीजनिंग हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ये इनके जो है लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करेंगे इनके लेवल्स की। ठीक है, ओके, तो अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखिए, इन्होंने जो कोहलबर्ग थ्योरी है उसमें इन्होंने 3 लेवल दिए थे, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होता है उसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, सेकेंड लेवल होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल, और थर्ड लेवल जो है उसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। जो फर्स्ट लेवल है उसमें हमारी 2 स्टेजेस होती हैं, S1 S2 मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो आप इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि S1 मतलब स्टेज फर्स्ट, S2 मतलब स्टेज सेकेंड। एज इट इज़ यहाँ पर भी है S3 S4 स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ, और यहाँ पर स्टेज 5 है और स्टेज 6 है। तो इसको आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। देखिए, S1 का मतलब है यहाँ पर P, S2 का मतलब P, यानी PP GS IS। दैट मीन्स P का मतलब यहाँ पर पनिशमेंट है और ये P का मतलब है प्राइज़। तो जो प्री कन्वेंशनल है इसमें 2 स्टेजेस हैं, एक तो पनिशमेंट और प्राइज़, यानी इसको हम बोलते हैं बेसिकली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट आता है और इसी में आता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए, सज़ा से बचने के आधार पर विचारों के अलावा कार्यों के परिणाम पर ध्यान देना। दैट मीन्स बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट, अ फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस रादर देन इंटेंशंस, इंट्रिंसिक डिफरेंस टू अथॉरिटी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे ओबीडियंस और पनिशमेंट में आप जो है फ़र्क पता कर पाएंगे। अब ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पता ही चल रहा है आपको। और जब हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, तो वहाँ पर क्या होता है, राइट बिहेवियर, यानी यहाँ वहाँ ये होता है, राइट बिहेवियर वो होता है जो कहते हैं टिट फॉर टैट मेंटालिटी। टिट फॉर टैट मेंटालिटी जो आता है वो इसी में आता है। तो टिट फॉर टैट के लिए आपको प्री कन्वेंशनल याद रखना है कि प्री कन्वेंशनल में टिट फॉर टैट मेंटालिटी आएगी। ठीक है, तो टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मेंटालिटी जो है वो किस में आती है, वो आती है प्री कन्वेंशनल में। ठीक है, कन्वेंशनल की जब बात करते हैं यहाँ पर 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो हमारा है स्टेज थर्ड, एक है स्टेज फोर्थ। तो इसको यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर S लिखा है। तो G का मतलब है गुड बॉय गुड गर्ल, यानी स्टेज जो हमारी थर्ड होती है इसमें बच्चा क्या करता है, गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का व्यवहार व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाओं को भरने के रूप में देखता है। कह सकते हैं कि गुड बॉय और गुड गर्ल एटीट्यूड सीज इंडिविजुअल्स एज फिलिंग सोशल रूल्स। ठीक है, तो ये हमारा गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होता है स्टेज फोर्थ में, एस का मतलब है सोशल लॉ। अब यहाँ पर सोशल ऑर्डर अथॉरिटी, सोशल ऑर्डर होंगे और अथॉरिटी होंगी। लॉ एंड ऑर्डर एज हाईएस्ट आइडियल, यानी कानून और व्यवस्था सर्वोच्च आदर्शों के रूप में देखता है यहाँ पर। तो ये जो सोशल ऑर्डर अथॉरिटी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी स्टेज फोर्थ में। तो ये कन्वेंशनल का ही पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है कि S5 और S6, स्टेज फिफ्थ है और स्टेज 6 है। यहाँ पर I लिखा है, यहाँ पर S, यानी यहाँ पर देखिए पोस्ट कन्वेंशनल में एक तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा होता है यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझना है कि दूसरों के जो डिफरेंट, या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि बीइंग टू लर्न अदर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़, the realization that law is contingent on culture। दूसरों के भिन्न भिन्न मूल्य हैं, यह सीखना शुरू करना या महसूस कराया जाता है कि कानून क्या है, सुसंगत पर निर्भर है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल को।
तो इसमें लेट एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड आ जाता है। लास्ट में हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो सामाजिक अनुबंध है, इसमें आपको जो वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान रखना है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो होता है वो क्या है, डेवलपमेंट इंटरनल मोरल प्रिंसिपल, आंतरिक नैतिक सिद्धांत विकसित करना। ये एग्जाम्पल है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। यानी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स इसी में आ जाते हैं। हमारे इथिकल प्रिंसिपल्स जो हमारे एथिक्स हैं वो एग्जाम्पल है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट कन्वेंशनल की लास्ट स्टेज होती है यानी कि S6, वो होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आंतरिक नैतिक सिद्धांत विकसित करना, इंटरनल मोरल प्रिंसिपल को डेवलप करना। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि जो लेवल 3 है और लेवल 3 में जो 6 स्टेजेस हैं वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको रीड करके आपको बता दूँगी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।